17 नवंबर 2023 मतदान का दिन सभी को याद है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में मतदाता का क्या मानना है, मतदाता की क्या मांग है, मतदाता के क्या मुद्दे हैं, कौन से विकास कार्य उनके लिए जरूरी हैं, कौन से हुए हैं और कौन से होने बाकी हैं, इन सभी पे बात करेंगे, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ अपना पंच शो में चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं अनिल पटेल जी। आप मतदाता हैं मनगवा क्षेत्र के, साथ ही सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं आप और पूरे रीवा जिले के साथ विंध्य में नजर रखते हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है अपना पंच शो में। सबसे पहले तो अखंड जी आपका धन्यवाद इंडिया फर्स्ट में जो आपने मुझे बुलाया। हमारे साथ संतोष तिवारी जी जुड़े हुए हैं अपना पंच शो में। आप युवा मतदाता हैं, आप भी क्षेत्र के जो मामले हैं, क्षेत्र की समस्याएं हैं, क्षेत्र के विकास कार्य में नजर रखते हैं, बारीकी से समझ रखते हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका अपना पंच शो में। धन्यवाद अखंड जी, आपने हमें शो में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करते हैं अनिल जी के साथ। अनिल जी, आप क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं, आप पूरे विंध्य क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं और खास रूप से आप मनगवा क्षेत्र के मतदाता हैं, आसपास की सभी विधानसभा में आपकी नजर है। कैसे देखते हैं मतदाता के रूप में विकास कार्य को, जो विकास कार्य हुए हैं उनको कैसे देखते हैं आप और कितने की जरूरत है? देखिए अखंड जी, विकास कार्य का मतलब विकास रोड का बनना ही खाली विकास नहीं होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम होते हैं वो विकास की श्रेणी में आते हैं। बेरोजगारों को रोजगार दिलाना वो भी विकास में आता है। विकास खाली रोड बनने से नहीं होता, विकास हैंडपंप के खनन से नहीं माना जाता कि विकास हो रहा है। तो ऐसा तो जो इसके पहले पूर्व में विधायक थे जो सत्तारूढ़ पार्टी से थे, तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह का काम मनगवा क्षेत्र में हुआ है जिसमें जनता के प्रति काफी आक्रोश इस बार के चुनाव में दिख रहा है। देखें आगे क्या होता है। बाकी तो मेरी नजर में और विकास जैसा आपने कहा कि तीव्र गति से नहीं हुए। रोडों का जाल जरूर बिछा है, रोड बनी है, नल जल, नहर के लिए, पानी के लिए, सिंचाई के लिए, इसमें काफी काम हुआ है। लेकिन युवाओं के लिए मुझे नहीं दिख रहा कि युवाओं के भविष्य के लिए कुछ भी काम हुआ हो। जी, संतोष जी के पास चलेंगे। संतोष तिवारी जी, कैसे देखते हैं आप एक युवा मतदाता के रूप में क्षेत्र के विकास को, और क्या आपके अनुसार वो विकास सही ढंग से हुआ है या और होना चाहिए? अखंड जी, जैसा कि हमारे साथ अनिल जी बैठे हुए हैं चर्चा में और उन्होंने अभी आपसे बताया कि रोड का बना देना कोई विकास नहीं है, उसी से मैं भी उनसे संबंधित ही बात करना चाहता हूं। हमारे अगर संपूर्ण रीवा जिले की बात की जाए या हमारे विधानसभा गुड़ की बात की जाए, तो ऐसा कोई विकास अभी तक हमको माननीय विधायक जो सत्तारूढ़ पार्टी के नागेंद्र सिंह जी हैं, कुछ दिखा नहीं है। और हमारे विधानसभा में तो जैसे अनिल जी ने कहा कि रोडें की जाल बना देना कोई विकास नहीं है, तो यहाँ तो हमारे विधानसभा में ऐसी कई सारी रोडें हैं जो कि भी बनी ही नहीं है। अगर 2 दिन पानी गिर जाए, 3 दिन पानी गिर जाए, तो लोगों के गुजरने के लिए, वहाँ से आस पास के गाँव के से मेन हाईवे में आने के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा कोई विकास दिखता नहीं है। ना तो हमारे विधानसभा के जो भी हैंडपंप, सरकारी हैंडपंप बने हुए हैं, उनका कोई मरम्मत या उनकी रिपेयरिंग, पेयजल की जो सुविधाएं हैं, छोटी छोटी बस्तियां, आदिवासी जो भी हैं बस्तियां होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ के जो पेयजल समस्या है बनी हुई, बिजली की अभी हमारे गांव में ही ग्राम चुरगड़ी विधानसभा गुड़ में आता है, आज 1 हफ्ते से ट्रांसफार्मर जला हुआ है और सरकार की ना तो उसमें नज़र है, ना किसी अधिकारी की नज़र है, ना तो विधायक जी की नज़र है। तो ऐसा कोई विकास अभी तक किया नहीं है। विकास सिर्फ ये हुआ है कि जो भी हमारे गांव विधानसभा में तालाब है, उनका खनन, उनकी माटी मुरुम निकाल के ऐसे छोड़ दिया गया है। आवारा मवेशी इतना परेशान किए हुए हैं किसानों को कि उनकी कोई भी मतलब खेती की करना बहुत कठिन काम हो गया है। 13 या 14 महीने की सरकार जब कांग्रेस पार्टी की आई थी 2018 में, तो कमलनाथ जी ने ये गौशाला की योजना एक जो चालू की थी, उसी की योजना के तहत हमारे नौड़िया में एक गौशाला भी बनाई गई थी।
लेकिन उस गौशाला में कोई देखने वाला नहीं है, मवेशियों को रखने वाला नहीं है, ना पानी देने वाला है, ना भूसा देने वाला है। कुल मिला के ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है विकास जो सत्तारूढ़ पार्टी ने किया है अभी तक हमारे विधानसभा में। जी। हमारे साथ मनगवा विधानसभा और गुड़ विधानसभा से मतदाता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है और लगभग एक जैसी बात निकल के आई है कि विकास की अभी उन्हें जरूरत है, विकास की दरकार है, विकास जिस प्रकार से मतदाता चाहते थे उस प्रकार से नहीं हुआ है। लेकिन इससे इतर यदि हम देखें तो सरकारी दावे जो सत्ताधारी दल रहे हैं, उनके दावे इस चुनावी वर्ष में विकास को लेकर पर्याप्त रहे हैं। उन्होंने दावे किए हैं कि हमने अटूट विकास किया है और हमारे विकास को देखा जा सकता है। तो क्या वो विकास कागज मात्र में है या क्षेत्र में दिखता है? अनिल जी, क्या कहते हैं आप इस पर? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते अखंड जी, दिखता भी है ना। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूपेण कागज में ही है, दिखता है, क्योंकि रीवा से हनुमाना की 4 लेन रोड सबको दिखती है ना। शायद आज से विगत कुछ वर्षों पहले इससे भी बुरी और दयनीय स्थिति रही है, उसमें सुधार हुआ है। लेकिन मैं वही आपसे कह रहा हूँ अखंड जी कि रोड का बनना, रास्तों का जाल बिछाना और पक्की रास्ते बना देना, उससे लोगों का विकास नहीं होना है। विकास होना है उसको रोजगार देने से। वो परिवार अपने आप में विकास कर जाएगा। जिसको आप किसी तरह की सुविधाएं मुहैया कराएंगे, खासकर रोजगार संबंधी, वो अपने आप विकास कर जाएगा। मैं मानता हूं कि वो रोड नहीं बनाएगा अपने घर तक की, रोड सरकार ही बनाएंगी। ये तो उनके दायित्व है, वो उनके काम है, वो करने पड़ेंगे। कोई भी सरकार आएगी करना पड़ेगा, लेकिन इनके उत्थान के लिए आपको सोचना पड़ेगा। जो इसके पहले की पार्टी अभी वर्तमान में भी है, उसका नारा है अंत्योदय, अंतिम आदमी तक का उदय होना। तो ये करना पड़ेगा, हर आदमी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो ये जो अंत्योदय की आपने बात चलाई है, अंतिम व्यक्ति के को लाभ मिलने की बात आपने यहाँ पे उठाई है, तो सरकार के दावे तो रहे हैं कि वो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने, ये तो छोटे-छोटे क्षेत्र है। तिवारी जी ने ठीक कहा कि उन आदिवासी एरियो में जाके पता करें जिनको समझ नहीं है, जिनको पता नहीं है अपने अधिकारों के बारे में। जो जनप्रतिनिधि इनका काम कराते हैं उनसे पता करिए कि कितना है, कितने परसेंटेज लोगों का काम हुआ है, कितनों को लाभ मिल रहा है। तब पता चलेगा अखंड जी कि मेन क्या है, क्या चल रहा है देश में। और निश्चित ही चुनाव का वक्त है और सभी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में होंगे और जनता के बीच होंगे। जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं वो अपने क्षेत्र के विकास की जो वास्तविक स्थिति है उससे उन्हें अवगत कराएं और खुद भी देखें कि जो वादे किए गए वो कहाँ तक पूरे हुए। यदि आपकी कोई समस्या, कोई बात है हमारे दर्शकों की, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपकी जरूरी बातें हैं, आपके मुद्दे हैं। आप इसे जितनी दूर तक पहुंचाएंगे उतनी तेजी से उन समस्याओं में या उन बातों में कार्य हो पाएगा, उनमें सुधार हो पाएगा। संतोष जी के पास चलेंगे। संतोष जी, यहाँ रोजगार की बात बार निकल के आ रही है। आप युवा हैं, रोजगार की जो स्थिति है, आप अपने विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में और आप लगातार रीवा जिले में भी घूमते रहते हैं, अन्य विंध्य के जो हिस्से हैं उनमें भी जाते हैं, कैसे आप देखते हैं रोजगार की जो स्थितियां हैं, जो उपलब्धता है, उसको कैसे देखते हैं आप? रोजगार की बात अगर करें अखंड जी तो बिल्कुल जीरो है। हमारे विधानसभा में तो कुछ नहीं है। आजकल के युवा जो 10 वर्ष 12 वर्ष से लेके 18 20 25 24 95% जो युवा हैं सब नशे की गिरफ्त में हैं। आजकल के मार्केट में मेडिकल नशा जो है इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि उसी में वो पूरी तरह से विलुप्त रहते हैं। ना तो पुलिस, ना तो अधिकारी, ना तो उसको रोक पा रहे हैं। और रही बात विकास की, तो हमारे ही विधानसभा में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट लगा हुआ है। वहाँ तो हमारे लोकल जो भी युवा हैं या कि जो भी मजदूर हैं या कि जो भी जिनको भी काम की ज़रूरत है, हमको तो नहीं लगता है कि माननीय विधायक जी ने 10% या 20% भी युवाओं को भी वहाँ पर किया होगा सरकार से कि इनको रखा जाए। तो विकास तो बिल्कुल पूरी तरह से शून्य ही है कह सकते हैं। अब विकास यही है कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, रोडें बन गई हैं और आजकल के पार्टी के सत्ताधर लोगों को ये लगता है कि लाडली बहना योजना दे दिए, रसोई गैस दे दिए, किसान निधि दे दिए, प्रधानमंत्री किसान निधि दे दिए,
कई प्रकार की योजनाएं सरकारी जो हैं उसी को आजकल विकास का वो बना के दिखाया जा रहा है कि ये हमारा विकास है, हमने लोगों को ये मुफ्त में गरीब का राशन दे दिया। पर उसके इतर ये नहीं लोग समझ पा रहे हैं, लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि उसको करने के लिए सरकार ने महंगाई कितनी बढ़ा दी। पैसा हम्म आखिर आ कहाँ से रहा है? लोगों को पैसा मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, महिलाओं को पैसा मिल रहा है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन उससे अच्छा ये होगा कि आप उनको रोज़गार प्राप्त करवाएँ। ऐसी कोई हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जिससे लोगों को रोज़गार हो, युवाओं को रोज़गार हो, महिलाओं को रोज़गार मिले, जिनको ज़रूरत है। हम्म इस तरफ सरकार की नज़र नहीं है। उनको सिर्फ़ अपना ये दिखाना है कि हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया, हमने ये कर दिया। अभी तक हम्म 3 पंचवर्षीय शायद नागेंद्र सिंह जी विधायक रह चुके हैं हमारी विधानसभा में, लेकिन आज तक उनको मैंने अपने गाँव में देखा नहीं है कि कभी आए हों तो हम्म पूछे हों जन समस्या लोगों से, गाँव से, आदिवासी से, किसी ओबीसी से, किसी से भी। तो कुल हो मिला के ये कह सकते हैं कि ज़ीरो है। कोई हो मतलब सकता है संतोष जी, हो सकता है कि जिस दिन विधायक जी आपके क्षेत्र में गए हों वो उस दिन आप ना रहे हों, या नहीं गए तो नहीं, बाकी लोग भी नहीं, देख नहीं रहे होंगे। अगर विधायक जी। जी आएँगे तो जानकारी होगी कि हमको कोई न कोई हमारे गाँव, घर आस-पास से, क्योंकि मैं राजनीति में थोड़ा-सा रुचि रखता हूँ और अच्छा लगता है ठीक हमको, है। तो पता चलता है कि ठीक है विधायक सर। जी आज आ रहे हैं रायपुर में, रामनी में, चुरगड़ी में, सिरखनी में, हाँ, लोहिया में, तो ऐसा तो अभी जानकारी नहीं मिली। चलिए ठीक है, विधायक जी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आप क्षेत्र के मतदाता हैं, आप बेहतर ढंग से देख रहे हैं, आप उस स्थिति को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। और जी, वो जाएं या ना जाएं, लेकिन जो विकास के मानक हैं, जो विकास के दावे हैं, वो पूरे होने चाहिए। जैसा आपने कहा है, यहाँ आपने महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं, कुछ योजनाओं के नाम लिए हैं आपने कि ये योजनाएं शासन की तरफ से चलाई जा रही हैं, तो उन योजनाओं से लोगों को लाभ हो रहा है। और जी, बिल्कुल। उस योजना के लिए जो सरकार में बैठे लोग हैं या सत्ताधारी दल के लोग हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो वाहवाही लेने में कभी चूकते नहीं हैं। और पूरी कोशिश है उनकी कि हाँ हमने, और निश्चित ही जिस कार्य को जिसने किया है तो वो बताएगा। लेकिन जो आपने नाम लिया है कुछ योजनाओं का, उन योजनाओं जी, से क्या क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो पूर्णतः समाप्त हो सकती हैं, या उन समस्याओं का स्थायी निदान हो सकता है? आपने सम्मान निधि की बात की, आपने लाडली बहना की बात की, जी, जी, अपने मुख्यमंत्री जी मामा के नाम से भी जाने जाते हैं, तो मामा जी, ने अपने बहनों को जो उपहार दिया, तो ये प्रश्न युवाओं की तरफ से भी कई बार हमारे कार्यक्रम में आया है कि उस उपहार को देने की जगह यदि जी, अपने भांजे भांजियों के लिए कुछ रोजगार के अवसर सृजित करते तो वो जी, बेहतर परिणाम वहां से निकल सकते थे। चलिए, ये उनका खुद का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, उन्होंने किसकी मदद की है और किसके लिए बात की है। लेकिन ये जो क्षेत्र से बात आई थी वो हमने आपको बताई है, युवाओं का क्या कहना है इस मामले में। आप कैसे देखते हैं इसको? इन योजनाओं में जो राशि खर्च हो रही है और प्रदेश कर्ज में जा रहा है, कर्ज के बोझ के तले दब रहा है, उस कर्ज को कहीं ना कहीं, उस कर्ज को हर उस व्यक्ति को देना होगा जो राज्य में रह रहा है। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, आपको पता चले या ना चले, टैक्स के रूप में आपको देना पड़ेगा। और वो ऐसा कर्ज होगा जो आपने स्वयं से कभी नहीं लिया है। ऐसे कर्ज को देना है, आपको इस योजना का लाभ मिला है कि नहीं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने उस किसी भी जिस योजना के लिए कर्ज लिया गया आपने उसका लाभ लिया नहीं, लेकिन आपको कर्ज चुकाना होगा। संतोष जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? जो ये बात निकल के आती है दर्शकों की तरफ से और युवाओं की तरफ से कार्यक्रम में, वो हमने आपके सामने रखी है, आप कैसे देखते हैं युवा के रूप में? देखिए अखंड जी, हमारे हिसाब से तो ये किसी मतलब कोई बात ये सही समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि जो पैसा सरकार दे रही है, जो भी योजनाएँ दे रही हैं और जो भी पैसे मिल रहे हैं गरीब लोगों को, गरीब परिवार को या जो भी, तो सरकार अपने पास से तो दे नहीं रही है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार से या कि आरबीआई से या कि कहीं जहाँ कहीं प्राइवेट सेक्टर से पैसा लेके ही दे रही है। और उस हम्म पैसे को वो पैसा देने के लिए, उस पैसे को वापस करने के लिए कहीं न कहीं उसको पैसा टैक्स के माध्यम से लेना पड़ेगा। वो हम्म महँगाई तो बढ़ ही रही है, पेट्रोल, डीज़ल, तेल, खाद्य पदार्थ की जो भी सामग्री आप देख लीजिए, हर चीज़ का जो भी रेट है वो सब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। किसी हम्म चीज़ कोई भी एक ऐसी सामग्री नहीं है जो भी सस्ती हो। किसानों की अगर हम्म बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी किसानों की बहुत बात करते हैं। आप यूरिया की स्थिति देख लीजिए, यूरिया किसानों को मिल नहीं रही है और आवारा जो मवेशी हैं, पशु हैं, हम्म वो जो खेती नष्ट कर रहे हैं, लोगों रात-रात भर उनको अपनी खेत को
देखना पड़ता है, उनकी पहरेदारी करनी पड़ती है। तो ये सब शिवराज सिंह जी से आपके माध्यम से मैं निवेदन करूँगा कि कभी अपनी जो ये बड़ी-बड़ी मीटिंगें और बड़ी-बड़ी जो रैलियाँ करते हैं, उसको उसके इतर कभी गाँव खेड़ा में 2-4 अपने विधायक या अपने मंत्री लोगों को लेके ऐसे गाँव-गाँव, घर-घर जाके थोड़ा-सा पैदल यात्रा करेंगे, तो उनको विकास, फिर उनको अपना विकास दिखेगा कि उन्होंने क्या विकास किया है। कागज़, टीवी संतोष और रेडियो। संतोष जी, जी, आप जी। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो गांव खेड़ा में जाएं और एक बार अपने विधायकों के साथ देखें, क्योंकि जी, जी। आपका कहना इसलिए है कि जो सत्ता में व्यक्ति रहेगा, जो सत्ता जिसके पास रहेगी, उसी से सवाल किया जाएगा, उसी से बात कही जाएगी। और आपने जिस तरह से अपना संदेश दिया, उसी तरह हमारे दर्शक भी जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अपना संदेश हमारे जी, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। साथ ही आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। संतोष जी की जो जी। बात हो रही थी, मुख्यमंत्री जी को लेके उन्होंने कहा, और निश्चित ही वो आपके मुखिया हैं तो आप उन्हीं से बात कहेंगे। लेकिन विभिन्न जो संचार माध्यम है, उनके माध्यम से देखा जाता है और पता भी चलता है कि आज वो किसी गरीब के यहाँ खाना खा रहे हैं या किसी गरीब के साथ बैठे हुए हैं, और ये जनप्रतिनिधियों को लेके कई बार ये बातें देखने को आती हैं, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में आती हैं और जो अन्य संचार माध्यम उनमें आती है। तो क्या जी। वहां जाके वो स्थिति नहीं महसूस कर पाते हैं जैसा आप कह रहे हैं, या फिर जो वास्तविक स्थितियां हैं, जो वास्तविक समस्याएं हैं, वो जानबूझ के अनदेखा किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा या जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा? अनिल जी के पास चलेंगे। कैसे देखते हैं अनिल जी आप इस बात को कि जानबूझ के अनदेखा किया जा रहा है या देखा ही नहीं जा रहा है? देखिए अखंड जी, मेरी जो सोच है, ये तो एक चुनावी स्टंट है कि आदिवासी के यहाँ भोजन करना, है ना? टीम के साथ जाके आदिवासी के यहाँ भोजन करना, क्या उस आदिवासी के यथा उचित स्थिति के बारे में भी पता किया जाता है कि ये भोजन उसने तैयार कैसे किया है, इस भोजन के लिए उसने क्या कड़ी मेहनत की है और उस कड़ी मेहनत के लिए क्या क्या करना हुआ है उसको? इन सब चीजों के बारे में जानना होगा सरकार को। उसके यहाँ बैठ के और कमल या बीजेपी कांग्रेस की बात करके ये काम से जनता का हित नहीं होने वाला है। तो ये तो चुनावी स्टंट है। ये अपने फायदे के लिए आदिवासियों के यहाँ भोजन करते हैं या निचले तबके के यहाँ या निचले घरानों में जाते हैं, मेरी सोच के अनुसार। जी, अनिल जी ने जैसे बताया है यहाँ पर, और निश्चित ही आप दोनों मतदाता हैं और एक मतदाता के रूप में आप जुड़े हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, मतदाता की बात रख रहे हैं, मतदाता के मूल मुद्दे रख रहे हैं, मूल समस्याएं रख रहे हैं। और इन बातों में जो निकल के आ रहा है, जो प्रश्न उठता है नेतृत्वकर्ताओं पर कि लगातार 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद, कुछ महीने छोड़ दीजिए आप यदि, तो 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य के लिए ही परेशान हैं। अभी उनकी ही पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में क्या नेतृत्व किया जा रहा है और क्या विकास के दावे किए जा रहे हैं? संतोष जी, एक जी। युवा हैं आप, क्षेत्र में जैसे आपने महंगाई की बात यहाँ पर उठाई है, बहुत महत्वपूर्ण है महंगाई का मुद्दा। और यदि जी। देखेंगे कि जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, जो वस्तु हैं, उनका सबका मूल्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और ये महंगाई तब बढ़ रही है जब ये कहा जा रहा है कि हम जनता को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हो वो ये कहते हैं, और इधर महंगाई की मार जनता झेले जा रही है। तो कहीं जो ये कर्ज लिए जा रहे हैं, उस कर्ज का ही असर तो नहीं है ये जो महंगाई बढ़ रही है? क्या कहते हैं आप इसका? जी, अखंड जी, ये मुख्य रूप से उसी का असर है जो ये योजनाओं के माध्यम से जनता के पास थोड़े बहुत, मैं तो कहूँगा थोड़े बहुत पैसे, जो भी ये 1200, 1250 या 600 वृद्धा पेंशन है या किसान निधि है, 2000 रुपए करके ऐसा कुछ आता है, उसी का ही असर है कि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि पैसा तो चाहिए सरकार को और पैसा तो कहीं न कहीं से उनके अपने भी खर्चे रहते हैं, बाकी बहुत सारे खर्च चीज़ें हैं, तो पैसा तो चाहिए। तो उसी का असर है। एक बात मैं ये जोड़ना चाहूँगा, जो हमारे साथ में अनिल जी बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी आदिवासी के यहाँ भोजन करने का जो आपने पूछा स्टंट, तो मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी अगर भोजन करने जाते हैं तो छोटे-मोटे तो आदमी हैं नहीं कि ऐसे ही बिना बताए किसी को चले जाएँगे कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं। अगर उनका पहले से तय होता है कि इनके यहाँ आज भोजन करेंगे, तो उनके यहाँ तो वो जो आदिवासी के यहाँ भोजन करते हैं, तो हो सकता है वो आदिवासी खाना बनाता भी ना हो खुद से। कहीं कुछ आजकल मिस्त्री-उस्त्री बना के भोजन खिला देते हो। अब उनके घर में, हाँ, ये हो पूरी सकता है उनके घर में व्यवस्था जाके, उसमें जी, पूरी लग जाती है। पूरी व्यवस्था कर दी जाती है।
का पता तो तब चलेगा मुख्यमंत्री जी को कि उस आदिवासी के यहाँ खाना खाने के बाद 2-4 आदिवासी जो अगल बगल और हैं उनके घर में भी जाके देखें उनके यहाँ क्या खाना बना है, उनके यहाँ लाइट है, उनके यहाँ बिजली, उनके बच्चों की पढ़ाई की क्या है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, तब तो पता चलेगा मुख्यमंत्री जी को। वहां पर खाना खाए और खा के फिर अपने हेलीकॉप्टर में बैठे और चले गए, तो ये नहीं है। और दूसरी बात जो आपने महंगाई की बात की, तो निश्चित रूप से अगर सरकार सुविधाएं दे रही है जनता को, तो कहीं ना कहीं तो उसका असर पड़ ही रहा है, क्योंकि पैसे तो शिवराज सिंह जी के पास तो है आते नहीं, वो तो कलेक्ट करके ही देते हैं। तो ये मुख्य रूप से उसी का असर होगा हमारे हिसाब से। हमको तो यही लगता है कि इन सारी योजनाओं की वजह से ही सरकार के ऊपर जो बोझ, आर्थिक बोझ पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से उसको पैसे लेने के लिए ये जनता को समझ में नहीं आएगा। ये हमारी जो लाडली बहनें हैं या कि हमारे जो किसान हैं या कि हमारे जो वृद्धा पेंशन जिनको, उनको तो लगता होगा कि नहीं हमारे मामा जी 1250 रुपये हमें दे रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि वो 1250 रुपये आ कहाँ से रहे हैं। ये मामा जी उनको बता नहीं रहे हैं, ये बताना चाहिए उनको। संतोष जी, जैसा आपने कहा है, संतोष जी आपने जैसा कहा है कि जो भी पेंशन स्कीमों की बात है, चलिए जो असहाय हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है, उनकी मदद होनी चाहिए और निश्चित ही उसमें सरकार का दायित्व होता है उस मदद को पूरा करने के लिए। लेकिन जो आपने एक बात उठाई है कि जो आयु वर्ग कार्य कर सकता है, कार्य करने की क्षमता उनमें है, उन्हें भी यदि आप किसी न किसी प्रकार से कमजोर बना रहे हैं, तो एक बड़ा प्रश्न छूटता है। मतदाता के रूप में, जनता के रूप में आप बात रख रहे हैं, हमारे साथ लोग हर दिन जुड़ रहे हैं अलग अलग विधानसभा से, अलग अलग क्षेत्र से, उनकी भी जो बातें हैं वो इसी प्रकार से निकल के आ रही हैं कि जो कार्य कर सकते हैं लोग, उनको कार्य का अवसर देना चाहिए। कुछ कार्य करेंगे तो उससे सरकार के ऊपर सीधे बोझ नहीं आएगा, उस कार्य के बदले कुछ ना कुछ निकल के आएगा और बेहतरी देखी जा सकती है। यहाँ पर हम अनिल जी के पास चलेंगे। अनिल जी लगातार हुए हैं यहाँ पर, खेती किसानी से भी आप जुड़े रहते हैं। किसानी की जो स्थिति है, बात आई सम्मान निधि की या जो भी योजनाएं हैं सरकार की, सरकार कहीं ना कहीं जनता के हित को ध्यान में रख के योजनाएं बनाती है, लेकिन क्या वो योजनाएं धरातल पर उसी रूप में आ पा रही हैं या लागू हो पा रही हैं, देखी जा रही हैं, एक बात। और दूसरी बात है यहाँ पर कि यदि कृषि में जो खर्च आता है, इस महंगाई में थोड़ा सा नियंत्रण करके उस खर्च को कम किया जाए, जो खर्च लगता है कृषि कार्य में या अन्य कार्यों में, जो घर का जो खर्च है इतना महंगा होता जा रहा है। आप प्याज के रेट देख लीजिए कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि हर दिन हर घर में इस्तेमाल में आती है। तो यदि ये महंगाई नियंत्रित हो जाए, तो जो ये राशि अलग से दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उस वो राशि बराबर में आ जाएगी, ना देने में भी स्थिति सही हो सकती है। तो अनिल जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी बात को, जो यहाँ पे जनता की तरफ से ही जो बातें आई थी हमने आपको बताई हैं, कैसे देखते हैं आप एक मतदाता के रूप में, क्षेत्र के निवासी के रूप में, किसान के रूप में? ये सम्मान निधि की बात को लेके, हाँ, ये एक अखंड जी वो है कि ऊंट के मुंह में जीरा, मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि वो सारी जितना किसानी में एक किसान को लगता है सारी खर्च सरकार दे देगी, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात है। मैं किसान उसका प्याज का व्यापारी हूं, तो मैं प्याज के बारे में अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसका रेट बढ़ रहा है तो शायद मुझे भी फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन इतना सम्मान निधि में और सारे लोगों को ऐसा है जिनकी, मैं इसके पहले भी खंड जी आपको बताया हूं कुछ योजनाओं के बारे में, जिनकी पकड़ पहुंच है, उसके अलावा अगर सारे लोगों को ये सुविधाएं मिलती हैं तो ये उनकी योजनाएं सही हैं। लेकिन सुविधाएं अगर सारे लोगों को नहीं मिलती तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब वो बीच में खाने वाले कौन है? सरकार भेजती है, क्या होता है? जैसे इसके पहले केंद्र ने कहा कि बीच में बिचौलिए नहीं आएंगे और सारे पैसे सारे उसको मिलेंगे जो उसका हकदार है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग छूटे हुए हैं जिनको ये योजनाओं के बारे में सारा लाभ नहीं मिल रहा है। अखंड जी, मैं अनिल जी से बात से सहमत हूँ। और इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पात्र ना होने के बावजूद भी वो उस चीज को वो उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको वो संपन्न है, उनके पास किसानी, खेती, पैसे चार तरफ से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो पात्र लोग हैं, जो जिनको जरूरत है उनको मिले वो पैसा, और जिनको जरूरत नहीं है उनको उस चीज से हटाया जाए। चलिए, ये बात जो निकल के आ रही है, जो संतोष जी ने भी कही, अनिल जी ने भी कही, कि
सरकार की बात आई है, सरकार में जो लोग हैं, सरकार में तो वही लोग हैं जिनको आप चुन के भेजे हैं, जिनको आप चुन के भेजते हैं वही लोग सरकार में बैठे हैं। वो लोग कैसे आंखें बंद कर लेते हैं, स्थिति को नहीं देखते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बड़ा सवाल है जिसमें विचार किया जाना चाहिए। जनता को भी सोचना चाहिए और उन जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए कि हम जनता के बीच से उनकी बात रखने, उनका प्रतिनिधित्व करने आए हैं, तो हम कैसे अपनी क्षेत्र की जनता को भूल सकते हैं। और क्षेत्र की जनता को भी ये सही वक्त है सोचने का, कि सोचना चाहिए आपको और पूछना चाहिए उनसे कि आप हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको कैसे भूल जाते हैं, और उन बातों को, उन सवालों को वहां पे सही ढंग से क्यों नहीं उठाते हैं। वो किसी भी पार्टी, किसी भी दल के नेता हो सकते हैं, जो जिसको भी आपने नेतृत्व सौंपा है अपने क्षेत्र का, वो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। जिसको नेतृत्व आपने सौंपा है उससे सवाल करेंगे, आपके घर का जो मुखिया होगा आप उससे सवाल करेंगे। और यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है इस चर्चा में, इस महत्वपूर्ण चर्चा में, मतदाताओं के द्वारा, क्षेत्र के निवासियों के द्वारा जो बात निकल के आ रही है, और वो सरकार के ऊपर इसीलिए जा रही है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि जिसके हाथ में नेतृत्व होगा, जिसके हाथ में सत्ता होगी, लोग सवाल उसी से करेंगे और जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। यदि हम अच्छे कार्य का श्रेय लेना जानते हैं, हम यदि जनप्रतिनिधि हैं या कोई भी है, अधिकारी कर्मचारी, यदि हम अच्छे कार्य का श्रेय लेते हैं, हम अपनी खुद पीठ थपथपाते हैं, तो जो कार्य नहीं हुए हैं उनकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी और उनमें सुधार करना होगा। यदि इस चर्चा में एक मतदाता के रूप में, क्षेत्र के निवासी के रूप में आपके मूल मुद्दे और मूल सुझाव, मूल मांग के बारे में बात की जाए, तो अनिल जी क्या होंगे वो मूल मांगे आपकी चैनल के माध्यम से? मूल मांगे रहेंगी अखंड जी, सबसे पहले तो ये बताऊं आपसे, मैं बोलता हूं कि ये बोलते हैं कि 2014 के बाद नया भारत बना है। नहीं, इसके पहले गोबर लोग खाते थे, खाना खाते ही नहीं थे। इसके पहले बोरा लपेटते थे, किसी के पास कपड़े नहीं थे। इसके पहले देश में मेडिकल कॉलेज नहीं था, इसके पहले इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, इसके पहले अनुसंधान केंद्र नहीं थे, इसके पहले IITCN नहीं थे। सब कुछ थे, सब कुछ था। ठीक है, इनका क्रियान्वयन किया गया, इसको बढ़ावा दिया गया, तो उसी के क्षेत्र में ये सबसे पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इनमें सुधार करें। और स्वास्थ्य जो सुविधाएं जो महंगी हैं उसमें कुछ ये रियायत लाएं। आयुष्मान कार्ड बना है लोगों का, लेकिन सेम उसी तरह बना है जैसे अभी तक बातें होती रही। सभी को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, बने भी हैं कार्ड तो भी। मेरे हिसाब से तो शिक्षा और स्वास्थ्य में इनको बेहतर करना होगा। जी जी, अनिल जी की जो बात आई, शिक्षा स्वास्थ्य की बात उन्होंने रखी है, और ये निश्चित ही मूलभूत आवश्यकता है इंसान की, और मांगेगा ही वो। संतोष जी के पास चलेंगे। संतोष जी, मतदाता के रूप में आपके मूल मुद्दे और मूल मांग क्या है? मांगों की बात की जाए अखंड जी, तो जैसे अनिल जी हमारे ने अभी कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य तो बहुत ही जरूरी है। अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, शिक्षा नहीं होगा तो फिर अशिक्षित लोगों को कोई भी कुछ भी बता के कर सकता है कि नहीं तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तो शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा जो आज के युवा हमारे रीवा जिले के आठों विधानसभा सीट जो रीवा जिले में आती है, जो ये मेडिकल नशा, उसके अलावा भी जो भी नशा है, उस नशा से कुछ निजात दिलाने के लिए सरकार को कोई ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए जो उससे दिला सके, और उनके लिए रोजगार, मुख्य रूप से रोजगार उनको देना चाहिए। और दूसरी चीज, आवारा मवेशी जो हर गांव में किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं, उस चीज को भी सुधार की जरूरत है। बाकी पानी, लाइट, बिजली, ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई वो नहीं, सभी चाहते हैं। तो यही सारी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवारा मवेशी, रोजगार युवाओं के लिए, ये हो तो अच्छा रहेगा। सरकार से यही उम्मीद की जा सकती है। इसी को देख के ही मतदाता, मैं तो यही कहूंगा कि इन सारी चीजों को और पीछे जो भी उन्होंने दिया है, इन सारी चीजों को देख के अपना मतदान करें आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में। संतोष जी ने जो अपनी मूल मांग, मूल मुद्दा इन्होंने अपना बताया है, और निश्चित ही कोई भी जो युवा होगा उसके भी ये मुद्दे हो सकते हैं, क्षेत्र के जो भी लोग हैं। आपने रोजगार की बात की है, रोजगार के अवसर की बात की है, आपने महंगाई में नियंत्रण की बात की है, आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की है, और आपने ये भी कहा कि इनको ध्यान में रखकर हमें मतदान करना चाहिए, अपने क्षेत्र में इनकी क्या व्यवस्था ये भी देखना चाहिए। संतोष जी, एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि जो जाति मुद्दा एक आता है चुनाव के समय में, जाति समीकरण बन जाता है, और
इस पे लोग जाके कई बार वोट कर देते हैं और मूल मुद्दों से अपने भटक जाते हैं। उस पे क्या कहते हैं कि युवा मतदाता के रूप में? अखंड जी, जातिवाद के तो मैं बहुत ही खिलाफ रहता हूँ। मुझे तो जातिवाद बात बिल्कुल पसंद नहीं है। जातिवाद या कि हिंदू मुस्लिम ये इन सब चीज़ों से तो मुझे सख्त नफरत है। और रही बात बाकी लोगों की, तो मैं उन सबसे भी अपील करूंगा कि जातिवाद को छोड़कर अपने बच्चों का भविष्य और अपना वर्तमान का भविष्य, जो वर्तमान है बच्चों का भविष्य है, उनकी पढ़ाई, रोजगार, शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं, स्कूल हैं, कॉलेज। अभी हमारे शहर में आप देख लीजिए, एक लड़कियों का कॉलेज है, उसमें भी वो एडमिशन पाने के लिए कितना भटकती रहती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि उनको देख के आने वाले समय में मतदान करना चाहिए। तो और जातिवाद तो मैं निवेदन करूंगा सभी विधानसभा के मतदाताओं से कि जातिवाद को देखकर मतदान न करें। अपनी बच्चों का भविष्य देखकर और अपना वर्तमान देखकर और भूत देखकर, वो सारी चीजें देखकर मतदान करें, क्योंकि जातिवाद से मतदान करने से कुछ होने वाला है नहीं। ये जो हमारे नेता लोग हैं, ये अभी आपका जाति का नाम यूज करके या कि धर्म का नाम यूज करके वोट ले लेंगे, फिर 5 साल के लिए इनका पता नहीं रहेगा, हो गया अपनी फिर सरकारी योजनाओं गिनाते रहेंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं अपील करूंगा सभी मतदाताओं से कि जातिवाद के नाम पर तो वोट बिल्कुल भी ना करें। किसी भी हर जाति के लोगों से मैं यही अपील करूंगा। अनिल जी, आपका क्या कहना है इस प्रश्न पे? आपका क्या कहना है इस प्रश्न में? मेरा भी यही कहना है कि जाति धर्म से हट के एक सही आदमी का चुनाव करें जो आपके भविष्य को बेहतर बना सके। यही मेरा। अनिल जी ने भी बात रखी है अपनी, और ये जो संतोष जी ने भी बताया है कि जाति धर्म संप्रदाय इससे ऊपर उठ के एक अच्छा नेतृत्वकर्ता चुनना एक अच्छे मतदाता का कर्तव्य है, उनका धर्म है। और जो क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र के विकास की बात करें, आपने भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख के समझ के निर्णय लेने की बात कही है। और निश्चित ही हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो मतदाता देख रहे हैं, वो भी ये सारी बातें समझते हैं। 17 नवंबर को सभी लोग मतदान जरूर करें। जितने भी मतदाता हैं सभी मतदान अवश्य रूप से करें। बाकी सारे कार्य बाद में करें, उस दिन मतदान आप आवश्यक रूप से करें जाके। ये आपका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। अपना पंच शो में हमारे साथ अनिल पटेल जी जुड़े। महत्वपूर्ण बातें आपने क्षेत्र की बताई हैं। आप मतदाता के रूप में, क्षेत्र के नागरिक के रूप में आपने बातें रखी हैं, आपका धन्यवाद। हमारे साथ संतोष तिवारी जी रहे। आपने युवा मतदाता के रूप में अपनी बात रखी यहाँ पर, और उन सभी युवा मतदाताओं का यहाँ पर नेतृत्व किया है आज की इस चर्चा में। अपना पंच शो में आप जुड़े, आपका धन्यवाद। जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं वो अपनी बात, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका कोई वीडियो मैसेज आप हमारे चैनल की ईमेल आईडी में मेल कर सकते हैं। साथ ही आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना पंच शो में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।